अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज एक नई वीडियो और के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। ये जो वीडियो है इसमें न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस हैं इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बाय राउजर बाउले। और ये जो हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ये चैप्टर नंबर 2 से हैं। आई थिंक द चैप्टर का नेम है एंट्रोपी एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आर द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसके एक्चुअल में इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं मैंने 1 to 8 और 11 क्वेश्चन ये मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस में अपलोड किए हुए हैं। 2 to 8 जो क्वेश्चंस हैं वो एक वीडियो में है और क्वेश्चन नंबर 1 और 11 जो हैं वो एक दूसरी वीडियो में है। और ये जो है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस की तीसरी वीडियो है जिसमें जो रहते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो इस वीडियो में आज मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगी रखूँगी। तो आप लोग अगर तो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल सॉल्यूशन चाहिए तो पहले जो बाकी 2 वीडियोस हैं उनको जाके देख लें। प्लेलिस्ट है इस बुक की, तो वहाँ से आपको ये वीडियो ढूंढना आसान रहेगी, तो वहाँ से जाके जो है ना आप चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 है, टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स ऑफ कॉपर, वन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड द अदर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आर प्लेस्ड इन थर्मल कॉन्टैक्ट एंड थर्मली आइसोलेटेड फ्रॉम एवरीथिंग एल्स। ठीक है। गिवन दैट द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ ईच ब्लॉक इज सी, इंडिपेंडेंट ऑफ temperature, obtain an expression for the increase in the entropy of the universe when the two block of copper are in thermal equilibrium। सबसे पहले तो हमारे पास जो ब्लॉक्स हैं कॉपर के उनका टेम्परेचर हमें सेपरेटली गिवन है, जिनको बाद में थर्मली कनेक्ट कर दिया गया है, लेकिन थर्मली जो कनेक्ट किया है उनका टेम्परेचर हमें उस टाइम पे इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे गिवन नहीं है, तो उसको हमने फाइंड करना है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि हमें यहाँ पे फाइंड हमने इसकी एंट्रोपी करनी है। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करना है, लेकिन हमें हीट गिवन नहीं है। इंस्टेड हमें जो है वो हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम जो है वो गिवन है। तो इन दो छोटी छोटी चीज़ों को हमने माइंड में रखना है। इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, हमें पता है कि हम फिज़िक्स में टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में यूज़ करते हैं, तो इसका टेम्परेचर जो है मैंने सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। हमने जस्ट सेंटीग्रेड में जितना भी हमें टेम्परेचर गिवन है उसमें 273 ऐड करना है, तो वो आपका केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। टेम्परेचर ऑफ दी सेकंड ब्लॉक है हमारे पास, उसे मैंने T2 कह दिया है। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमें गिवन था, लेकिन अगेन जो है मैंने उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर ऑफ द होल सिस्टम आफ्टर प्लेसिंग ब्लॉक इन थर्मल कॉन्टैक्ट। तो ये जो है टेम्परेचर 323 केल्विन मैंने कैसे लिखा है, तो जनाब ये मैंने ऐसे लिखा है क्योंकि जब दोनों जो बॉक्सेस हैं उनको थर्मली कनेक्ट किया गया तो दोनों का टेम्परेचर जो है ना वो एक्सचेंज होगा। ठीक है, टेम्परेचर विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर वन। तो हमारा हायर टेम्परेचर जो था वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड था और लोअर वन जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर जो है, जो हीट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले बॉक्स में आप मूव ऑन करेगी। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो इंटरचेंज होगा और तब तक इंटरचेंज होगा जब तक दोनों का जो टेम्परेचर है वो इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, तो इससे हमें जो है अगर मैं सेंटीग्रेड में की बात करूँ तो हमें पता है कि अगर एक बॉक्स के पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरे के पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ऑफकोर्स 50 डिग्री सेंटीग्रेड अगर दूसरे वाले बॉक्स के पास जाएगा तो दोनों 50-50 डिग्री सेंटीग्रेड पे इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि मैंने इसको केल्विन में कन्वर्ट किया हुआ है, तो आपने सिंपल इज़ दैट 373 केल्विन को और 273 केल्विन को आपने प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करना है। आपका एवरेज टेम्परेचर जो है ना इनका एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट वो निकल आएगा 323 केल्विन। ठीक है, वैसे ये डिग्री सेंटीग्रेड में 50 डिग्री सेंटीग्रेड बनेगा। अच्छा जनाब, आई होप कि आपको इतना समझ आ गया हो। अब आगे की तरफ चलते हैं। हीट कैपेसिटी हमें गिवन थी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको उसने खुद ही नेम दिया है सी का, वरना हमें पता है कि हम इसको सी वी राइट करते हैं कि हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो या कांस्टेंट प्रेशर पे हो हम साथ में मेंशन करते हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में उसने खुद ही कहा है कि उसको सी लिखना है तो हमने सी लिख दिया है।
इंक्रीज़ इन एंट्रोपी हमने फाइंड करनी है, उसका फ़ॉर्मूला मैंने लिख लिया है, ठीक है। हमारे पास फ़ॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, DQV, ठीक है, और T टेम्परेचर का होता है आपके पास। लेकिन हमें एट द सेम टाइम पता है कि हमें जो है Q गिवन नहीं था, हमें तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम गिवन थी। तो उसके हमने जो उसका रिलेशन था स्पेसिफिक हीट विद कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ, हमने हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ वो राइट कर लिया है। राइट करके तो हम इसको रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि सी वी को उसने सी बोला है तो मैंने यहाँ पे सी लिख दिया, ठीक है। अब हम इस रिलेशन को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अच्छा जनाब, रख दिया मैंने। उसके बाद क्योंकि अब हमारे पास दो सिस्टम्स हैं जिनको हमने थर्मली कनेक्ट कर दिया है। खैर वैसे तो मैंने इन दोनों का जो है वो प्लस की फॉर्म में यहाँ पे राइट कर लिया है, दोनों का चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन एंट्रोपी, पूरे एक सिस्टम, होल सिस्टम की, जो कि हमारे पास एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट पे बनेगा। वैसे ही इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसको अलग से फाइंड करें, इसको अलग से फाइंड करें और एट द एंड जो है वो दोनों को प्लस कर दें, तब भी आपका आंसर जो है इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हमने पह बॉक्सेस को थर्मली कनेक्ट करके एक पूरा सिस्टम बना दिया था, तो फिर सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो उसके लिए मैंने इसको उसी तरीके से डील किया है कि स्टार्ट से ही हमने इसको प्लस की फॉर्म में राइट कर दिया है। मतलब कि दोनों जो हमारे पास बॉक्सेस हैं कॉपर के, उनकी एंट्रोपी दोनों बॉक्सेस की ही अब एक पूरे सिस्टम की एंट्रोपी कहलाएगी, तो इस वजह से उसको राइट कर दिया है। अच्छा जनाब, वैसे तो आपको मैं एक चीज़ इसमें और ये बताना चाहूँगी कि ये 273 जो हमारे पास टेम्परेचर था, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले का था, ठीक है। तो इसको आप पहले भी राइट कर सकते हैं, लोअर टेम्परेचर था और ये हायर टेम्परेचर था, इसको आप इधर भी राइट कर सकते हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं ऑर्डर मैटर नहीं करता इसमें। अच्छा जनाब, तो जो हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला 373 केल्विन वाला हमारे पास बॉक्स था, उसका टेम्परेचर 373 से कम होके 323 पे आना था आफ्टर थर्मली कनेक्शन। अच्छा जनाब, और जो हमारे पास 273 वाला केल्विन वाला बॉक्स था आफ्टर थर्मली कनेक्टेड, उसको 323 के ऊपर आना था। इसका टेम्परेचर राइज होना था, इसका टेम्परेचर डाउन होना था। अच्छा जनाब, लेकिन हम इनिशियल टेम्परेचर को यहाँ पहले नीचे राइट करते हैं, फाइनल टेम्परेचर को ऊपर राइट करते हैं, ये एंट्रोपी के फॉर्मूला में ही होता है। अच्छा जनाब, तो इसलिए इनिशियल टेम्परेचर को पहले राइट किया, फाइनल टेम्परेचर को बाद में राइट किया, दोनों केसेस में ऐसा ही किया है। अच्छा जनाब, उसके बाद हमने क्या किया है कि सिंपल इज़ दैट सी को मैंने कॉमन ले लिया, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों की ही सेम थी, बाहर निकाल लिया है, उसको मैंने कॉमन ले लिया। अब जनाब हमें इंटीग्रेशन का रूल पता है कि हम कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी डिवीजन में भी वही हो, ठीक है, और आप ऊपर डेरिवेटिव भी उसी जो है इंटीजर के साथ आपका बन रहा है, अगर वेरिएबल के साथ अगर आपका बन रहा है, तो उसके इंटीग्रेशन जो होती है वो हम एक फ़ॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं, और वो फार्मूला होता है कि नेचुरल लॉग, और जो भी आपकी डिनोमिनेटर में है उसका हमने नेचुरल लॉग लिख देना होता है, सिंपल, अगर आपके पास ऐसी कंडीशन बन रही है। अच्छा जनाब, के नीचे भी वही एलिमेंट है और ऊपर डेरिवेटिव भी उसी के साथ हो रहा है, तो हम ये सिंपल फार्मूला लगा देना होता है। अच्छा जनाब, 373 लिमिट्स लगा दी, इसकी लिमिट लगा दी, और हमने इसको भी ऐसे ही लिख दिया और उसकी लिमिट्स लगा दी, लिमिट्स लगा दी हैं। अब हमने लिमिट्स अप्लाई करना बहुत इजी है, जैसे आप कहें कि छोटे बच्चों का खेल है। हाँ, लेकिन खैर नेचुरल लॉग ऊपर वाली लिमिट पहले आती है, ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पहले लगेगी, फिर फॉर्मूले का माइनस होता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा, अगर आप बायो के स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स अगर आप ये इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप इस बात की आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आप बायो के भी हैं तो ये जो है वो इंटीग्रेशन और डेरिवेशन जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ाई जाती है। अच्छा जनाब, ये माइनस का फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है। उसके बाद 373 हमने लगा दी लोअर वैल्यू, ठीक है। अब मतलब कि लोअर वैल्यू का ये मतलब नहीं कि दोनों में से कौन सी वैल्यू लगेगी, ये लोअर वैल्यू, ये हायर वैल्यू, मतलब लोअर पोजीशन की वैल्यू और ये हायर पोजीशन की वैल्यू है, ठीक है। तो हमने जो है हायर पोजीशन की वैल्यू माइनस लोअर पोजीशन की वैल्यू, ठीक है, सेम हमने इसके साथ भी किया, हायर पोजीशन की वैल्यू माइनस फॉर्मूले का है और लोअर पोजीशन की वैल्यू, ठीक है। अब आगे जो है बहुत इंटरेस्टिंग से इसकी मैथमेटिकली हमने इसको सॉल्व करना है। आप समझें कि आपका क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट पहले ही डन हो चुका था, अब बस हम जो है मैथमेटिकली कुछ स्टेप्स करेंगे।
अच्छा जनाब, क्योंकि नेचुरल लॉग के हमें फ़ॉर्मूलाज़ पता हैं कि फॉर अगर एग्ज़ाम्पल अगर नेचुरल लॉग के बाद जो है उसके साथ वैल्यूज़ माइनस में आ रही हैं तो हम रेशो में राइट करेंगे, अगर प्लस में आ रही हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन में राइट करेंगे। तो ख़ैर मैंने इसको जो हमारी वैल्यूज़ थी क्योंकि माइनस में आनी थी तो मैंने रेशो में राइट कर लिया, नेचुरल लॉग और दूसरी वैल्यूज़ को भी मैंने रेशो में राइट कर दिया। अब अच्छा जनाब, अब क्योंकि ये नेचुरल लॉग की दोनों वैल्यूज़ ये प्लस में आ रही हैं, ठीक है, तो हम अगेन नेचुरल लॉग का रूल फॉलो करते हुए नेचुरल लॉग के साथ इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा जनाब, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे किया हुआ है। इस वैल्यू को मैंने लिखा बहुत इजी तरीके से, मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को लिख के समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। फिर इस वैल्यू को लिखा तो अब मल्टीप्लिकेशन होगी, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। ये वैल्यू सेम है तो स्क्वायर में भी लिख के आपको जो है मैंने बता दी है। अदरवाइज सिंपल इज़ दैट आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे, नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.02425, ठीक है। और सी हमारा जो है वो एज इट इज़ ही रहेगा। जो भी अब सी की वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन होती तो हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी जो है उसकी एक वैल्यू आ जाती, क्योंकि अब हमारे पास गिवन नहीं है तो हमने उसको एज इट इज़ ही यहाँ पे छोड़ देना। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अगर नहीं आई, किस पॉइंट की नहीं आई, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करें। आप लोगों की कोई और हो रिक्वेस्ट हो गए इसके ऊपर वीडियो बनाएं या उसके ऊपर, तो उसको भी मेंशन करें, तो मैं उसके ऊपर वीडियोस लाजमी बनाने की कोशिश करूँगी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन तो वैसे बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने पिछले जो हैं 2 वीडियोज़ में इसको क्यों नहीं कवर किया। अब मुझे याद नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, मैंने जो है इस काफ़ी ज़्यादा गैप लेके वीडियोज़ बना रही हूँ अब 8 महीने के बाद, तो मुझे याद नहीं इतना सही से कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन खैर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं अब। ये कि इंशाल्लाह रेगुलरली ही इंशाल्लाह वीडियोस आएंगी। अज्यूम दैट द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ अ मेटल वेरीज एज, ये हमें इक्वेशन गिवन है। यहाँ पे ए है कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर वेरिएबल है, बी कांस्टेंट है, टी क्यूब जो है वो हमारे पास वेरिएबल है। ये क्वेश्चन हमें गिवन दी हुई है उसने। फॉर लो टेम्परेचर्स कैलकुलेट द वेरिएशन ऑफ द एंट्रोपी विथ टेम्परेचर। अगेन हमने एंट्रोपी इसमें फाइंड करनी है और हमें हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम गिवन दिया हुआ है, लेकिन एक टेम्परेचर एक इक्वेशन की फॉर्म में गिवन दिया हुआ है। ए टी प्लस बी टी क्यूब एक रिलेशन दिया हुआ है उसने हमें। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन मैंने राइट किया है गिवन डाटा, ठीक है। गिवन डाटा में सबसे पहले जो हमें गिवन चीज़ थी मेन, सिर्फ हमें एक ही गिवन चीज़ थी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। सी वी राइट कर ली, एक उसका रिलेशन दिया हुआ है उसे राइट कर लिया। एंट्रोपी का फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, डी क्यू वी ओवर टी, क्योंकि क्यू वी हमें नहीं गिवन, क्यू वी हमें नहीं गिवन था तो इसलिए मैंने जो है उसका रिलेशन यूज़ किया है। क्यू वी का रिलेशन है सी वी, ठीक है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और विद डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर डिवाइडेड विद टेम्परेचर। सी वी हमें गिवन है तो सी वी मैंने उसका रिलेशन राइट कर लिया, डी टी को थोड़ा साइड पे कर दिया। इसका ये भी मतलब है कि ये, इसका भी यही मतलब है कि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन उसको थोड़ा मैंने साइड पे कर दिया था। अच्छा जनाब, टी टेम्परेचर जो है उसके बाद मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, और नीचे वाले की जो टी टेम्परेचर था उसके साथ उसको कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास ए वेरिएबल अकेला बच गया है और बी टी का स्क्वायर हो गया, क्योंकि एक टेम्परेचर टी जो है वो बाहर निकल आया था। अब जनाब हम चलते हैं इसकी इंटीग्रेशन की तरफ। इंटीग्रेशन हमने इसकी बहुत ज़्यादा इजी है। मैंने सबसे पहले इनको ब्रेक डाउन कर लिया कि हमने दोनों की इंटीग्रेशन करनी है, तो दोनों को सेपरेटली राइट कर लिया। ए की इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन बता दूं कि ए जो है वो कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट था, सिर्फ वेरिएबल जो है उसकी इंटीग्रेशन होगी। यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट में कुछ भी नहीं, सॉरी वेरिएबल में कुछ भी नहीं है, तो ए जो है कांस्टेंट है और इसको हम बाहर यहाँ पे निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने बी को निकाला हुआ है आ जाएगा यहाँ पे। और इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का डी जो है दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास टी यहाँ पे बच जाएगा, तो ए टी आपके पास यहाँ पे बचेगा। यहाँ पे आपके पास टी स्क्वेयर है और डी टी है। यहाँ पे इंटीग्रेशन का रूल ये है कि यहाँ पे आपका ये वाला वेरिएबल और उसी के हिसाब से आप अगर इसके साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सिंपल इसके ऊपर एक फार्मूला लगेगा और वो फार्मूला ये लगेगा कि पावर में एक ऐड होगा, इसकी पावर में जो भी यहाँ पे वेरिएबल है इसकी पावर में एक ऐड होगा और ऐड होके जो आंसर बनेगा उसके साथ ही डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल इसके पावर में 1 ऐड होगा तो ये 3 बन जाएगा, तो 3 के साथ ही हम इसको डिवाइड करेंगे। लेकिन इसकी कंडीशन ये है
कि यहाँ पे अगर आप ये एक बार नोट कर लें कि जो यहाँ पे वेरिएबल है डी के बाद भी वेरिएबल वही होना चाहिए। यहाँ पे टी है तो यहाँ भी टी होना चाहिए, यहाँ पे यू है तो यहाँ भी यू होना चाहिए, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए। फिर आपके पास ये फॉर्मूला लगेगा कि जो यहाँ पे फिर वेरिएबल है उसके पास अगर पावर है नहीं है, ठीक है, उसमें एक आपने ऐड करना है और जो आंसर बनेगा ऐड होने के बाद, ठीक है, उसको आपने साथ उसके डिवाइड कर देना है। तो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद मैंने आंसर राइट किया इसका, जो कि आप देख सकते हैं ए टी प्लस बी टी क्यूब ओवर 3 बनेगा। अच्छा जनाब, अब इसका भी हमारे पास कोई आंसर जो है मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं आया, जस्ट एज ए इक्वेशन बनी है। जो भी टेम्परेचर इसके ऊपर आपको गिवन देगा आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे टी की जगह पे और आपके चेंज इन एंट्रोपी जो है वो आ जाएगी सिस्टम की। अच्छा जनाब, आई होप कि आपको इसका भी समझ आया हो। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगेन बता दूं, क्वेश्चन नंबर 11 जो है ऑलरेडी चैनल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो आपको आसानी हो जाएगी देखने में, क्वेश्चन को ढूंढने में भी। क्वेश्चन नंबर 12, 3 designs are proposed for a heat engine which will operate between thermal reservoirs at a temperature of 450 Kelvin and 300 Kelvin। इस बार टेम्परेचर जो हैं हमें गिवन है केल्विन में, तो हमें कन्वर्ट करने नहीं पड़ेंगे। टू प्रोड्यूस 1 किलो जाउल ऑफ वर्क आउटपुट डिज़ाइन 1 क्लेम्स टू रिक्वायर अ हीट इनपुट, जितनी मतलब कि हीट देनी पड़ेगी वर्क जनरेट करने के लिए वो होगी 0.2 किलो कैलोरीज, ठीक है। डिज़ाइन 2 जो है वो 0.6 किलो कैलोरीज है एंड डिज़ाइन 3 जो है वो 0.8 किलो कैलोरीज है। विच डिज़ाइन वुड यू चूज़ एंड वाई। पहले तो हम जो है ये देखेंगे इनकी एफिशिएंसी कितनी है, किस डिज़ाइन की जो है हीट इनपुट के साथ कितना वो एफिशिएंट है, ठीक है। तो जो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, जिसका वर्क आउटपुट ज़्यादा होगा, ऑफ कोर्स हम उसी डिज़ाइन को चूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमें जो है एफिशिएंसी भी उसकी फाइंड करनी पड़ेगी, उसका वर्क आउटपुट भी फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले हम वो देखते हैं जब हमारे पास जो है आंसर्स उन चीज़ों के आ जाएंगे, ठीक है। जब हमारे पास सबका वर्कआउट आ जाएगा कि फ़लाँ डिज़ाइन जो है वो इतना वर्कआउट कर रहा है, तो चूज़ करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ऑफ कोर्स हम उसी की तरफ जाएंगे जो ज़्यादा जो है वर्कआउट जनरेट करेगा। अच्छा जनाब, तो सॉल्यूशन में खैर कुछ भी ज़्यादा सॉल्यूशन इसका जो है अच्छा जनाब, तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। गिवन डाटा में ज़्यादा कुछ दिया नहीं हुआ और लेकिन सिवाय इसके कि सिर्फ आपको 2 टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, ठीक है। 450 केल्विन था और दूसरा जो 300 केल्विन था। 450 केल्विन जो है हमारे पास हायर टेम्परेचर है, उसको T1 कह लेंगे। 300 केल्विन जो है हमारे पास लोअर टेम्परेचर है, उसको हम T2 कह लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों टेम्परेचर्स से जो रेजरवायर बन रहे हैं, जो रेजरवायर ऑपरेट हो रहे हैं, उनकी सबसे पहले एफिशिएंसी फाइंड कर लेते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाया, सिंपल इज़ दैट। मैंने बहुत छोटे छोटे मैथमेटिकल स्टेप्स के साथ आपको बताया। सबसे पहले इसको ज़ीरो के साथ केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, ज़ीरो के साथ ज़ीरो को कैंसिल किया, फिर मैंने 5 के ऊपर डिवाइड कर दिया, फिर उसके बाद इसी को 3 के ऊपर डिवाइड किया। अच्छा जनाब, तो सिंपल इज़ दैट इनका एलसीएम लिया, 1/3 आंसर आ गया, डिवाइड किया 0.333 और आगे 100 चलना था। परसेंटेज एफिशिएंसी भी मैंने आपको फाइंड करके दिखा दी। 100 से मल्टीप्लाई करें, 100 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो 33% आपके पास इन रेजरवायर्स की एफिशिएंसी आ जाएगी। अच्छा जनाब, अब हमारे पास एफिशिएंसी आ गई है, तो अब हम सबका वर्क आउटपुट जो है उसे फाइंड करते हैं। डिज़ाइन 1 का वर्क आउटपुट फाइंड करते हैं। एफिशिएंसी का और वर्क का जो आपस में रिलेशन है उसका फॉर्मूला मैंने लगा दिया। अच्छा जनाब, हमें वर्क फाइंड करना है, तो एफिशिएंसी को मैं जो है मैं हीट के साथ ले गई हूँ। फॉर डिज़ाइन 1 जो है मैंने एफिशिएंसी की वैल्यू लगाई है। डिज़ाइन 1 के लिए Q1 उन्होंने हमें गिवन दिया हुआ था 0.2 किलो कैलोरीज, ठीक है। तो किलो को मैंने अंदर रखा है, कैलोरीज यूनिट है, तो उसको हीट का उसको मैंने बाहर निकाल दिया है। किलो को मैंने कन्वर्ट कर लिया 10⁻³ में, ठीक है। 10 इसके बाद कैलकुलेट किया है तो हमारे पास 66 कैलोरीज आ गया है, क्योंकि हम वर्क को जाउल में मेजर करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने इसको कैलोरीज का जो यूनिट था उसे जाउल में कन्वर्ट कर लिया है विद दिस फार्मूला कि आपने सिंपल इज़ दैट 4184 के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जाउल में वैल्यू आ जाएगी।
अच्छा जनाब, फॉर डिज़ाइन 2 भी हमने सेम प्रोसेस करना है। जस्ट इसमें आपके पास चेंजिंग होगी हीट की वैल्यू की, क्योंकि इसमें हमारे पास हीट चेंज है 0.6 कैलोरीज़ है, किलो कैलोरीज़ है। ठीक है, तो सेम मैंने वही मैथमेटिकल स्टेप्स किए हैं। ठीक है, सिर्फ 0.6 किलो कैलोरीज़ यहाँ पे अप्लाई किए। हमारे पास से जो वर्क आउटपुट आया है वो है 198 कैलोरीज। इसको जॉउल में कन्वर्ट किया है, हमारे पास आया 8.2 इंटू 10⁵ जॉउल। वैसे 8.2 ये जो है डिज़ाइन 1 से ज़्यादा है। अब हमारे पास से जस्ट डिज़ाइन 3 का फाइंड करने का रह गया है, तो उसे देखते हैं। फॉर डिज़ाइन 3 भी हम सारा सेम प्रोसेस करेंगे, जस्ट Q3 की वैल्यू चेंज होगी, जो कि इस बार है 0.8 किलो कैलोरीज़। ठीक है, किलो की वैल्यू लगा ली है, कैलोरीज़ हमारे पास आ गई हैं कैलकुलेट करने के बाद। वर्क डन जो है हमने फाइंड कर लिया इसका इन जॉउल। ठीक है, इन केस अदरवाइज़ जो है आपको विद द वैल्यूज़ ऑफ कैलोरीज़ भी पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा आपको आउटपुट दे रहा है। लेकिन क्योंकि हम वर्क को जॉउल में लिखते हैं, तो जॉउल में कन्वर्ट करके मैंने आपको फिर आंसर इसका देखते हैं कि किस डिज़ाइन की तरफ जाएंगे। तो इसमें हमारा वर्क आउटपुट जो है 1.1 इंटू 10⁶ जूल आया है। और अब हमें पता है कि डिज़ाइन 3 जो है हमें सबसे ज़्यादा जो है वो आउटपुट दे रहा है, तो ऑफ़ कोर्स फिर हम जो है डिज़ाइन 3 की तरफ जाएंगे। तो आप इसका, क्योंकि उसने हमसे पूछा था वाई, तो आप इसका राइट कर सकते हैं कि डिज़ाइन 8 जो है इज़ अ मोर एफिशिएंट। ठीक है, तो आप इसकी एफिशिएंसी जो है ज़्यादा है, इसकी वो जो वर्क आउटपुट है वो ज़्यादा है, तो हम डिज़ाइन 3 की तरफ जाएंगे। और जैसा और मैथमेटिकली हमने इस चीज़ को प्रूव भी कर दिया है कि जो वर्क है हमारे पास आउटपुट फॉर डिज़ाइन 3 वो बाकी 2 डिज़ाइन से ज़्यादा है।